ठीक है, नाउ आई थिंक हमारे सिर्फ 2 पॉइंट्स बचे हुए हैं. कम टू एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन. आई थिंक फर्स्ट 2 पॉइंट्स बचे हुए थे, राइट? इट मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, एंड सेकेंड वाला था इट मे प्रोसीड फ्रॉम प्रोमिसी. करेक्ट? ओके, सो फर्स्ट वील अंडरस्टैंड द सेकेंड पॉइंट, क्योंकि उसके अंदर एक केस लॉ दिया हुआ है विच इज इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ लुक एट दिस एग्जाम्पल. Supposedly, she is selling me goods. ठीक है, she is selling me goods. अब आयुषा is my cousin. Okay, example सुनना ध्यान से. She is selling me goods. ठीक है, and आयुषा is my cousin. अब जो सेलर है उसको तो सिर्फ पैसे से लेना देना है. करेक्ट? You just want money कि मैं तुमको गुड्स पे करूं. करेक्ट? तुमको कोई प्रॉब्लम है क्या कि अगर मेरे बदले आयुषा पे कर रही है? नहीं, राइट? बिकॉज सेलर नीड्स मनी. सेलर को सिर्फ पैसे से लेना देना है, उसको और कुछ भी नहीं चाहिए. ठीक है, सो लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल. यहां पर एक सेलर है, ठीक है, एंड दिस इज द बायर. नाउ सेलर इज सेलिंग गुड्स टू द बायर, और सेलर को क्या चाहिए? रिटर्न में पैसे चाहिए. सो ही नीड्स मनी. अब इसको पैसे बायर दे या बायर का कोई कजिन दे, इसको प्रॉब्लम होना चाहिए क्या? सेलर को बायर का कजिन दे या बायर का कोई फ्रेंड दे और हुएवर, सेलर को कोई भी प्रॉब्लम होना चाहिए क्या इस बात से? नहीं, बिकॉज सेलर को सिर्फ और सिर्फ किस पे कॉन्सेंट्रेट करना है? पैसों पर. फिर उसको पैसे कोई भी दे. राइट? ओके, ये बात, ये एग्जाम्पल तो आई होप आपको समझ गया होगा. नाउ let us go through a little introduction of the word consideration. What is the meaning of consideration? Consideration means something in return. इसको और क्या बोलते हैं? quid pro quo. ठीक है, नॉर्मल एग्जाम्पल क्या होता है कि सेलर गुड्स सेल करता है बायर को, और बायर क्या करता है? उसके बदले पे करता है. दिस इज अ वेरी सिंपल ट्रांजैक्शन. करेक्ट? मैंने एक और एग्जाम्पल क्या लिया जहां पर सेलर बायर को गुड्स सेल कर रहा है, पर सेलर को पे बायर नहीं कर रहा है, सेलर को पे बायर का कोई कजिन कर रहा है. तो चलेगा क्या? पक्का? सेलर को कोई प्रॉब्लम होना चाहिए क्या कि नहीं नहीं मुझे तो पैसे बायर से ही चाहिए, बायर का कजिन क्यों दे रहा है या बायर का कोई फ्रेंड क्यों दे रहा है? शुड ही हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम? नो, राइट? ओके, सो अगर हम स्पेसिफिकली, अगर हम सिर्फ ये वाले एग्जाम्पल पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ये वाला जो मैंने अभी आपको दिया, टेल मी हु आर द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट. ये एग्जाम्पल में मैं वापस से ड्रॉ कर लेती हूँ. तो यहाँ पर मैंने लिखा है ये सेलर ने इसको गुड्स सेल किए, इसको बायर को. ठीक है, और इसको पे किसने किया? इसको बायर के कोई कजिन ने पे किया है. हु हैज पेड द सेलर? पेमेंट किसने दिया है? बायर के कजिन ने दिया है. ठीक है, लुक एट द स्क्रीन. नाउ टेल मी हु आर द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट? सेलर एंड बायर. सेलर एंड बायर मतलब आई विल राइट हियर पार्टी नंबर 1 एंड बायर के इधर लिखूंगी मैं पार्टी नंबर 2. करेक्ट? अच्छा, यहां पर पेमेंट किसने किया है? हु हैज पेड ओवर हियर? cousin. So can I say cousin in this case is a stranger? ये हमने recently एक word पढ़ा है, word stranger. So ये example समझ के can I draw a conclusion कि consideration can be given by a stranger also? क्योंकि सेलर को लेना देना किससे है? सेलर को सिर्फ पैसे से लेना देना है. उसको ये है क्या कि नहीं मुझे तो पैसे पार्टी से ही चाहिए, उसका कजिन क्यों पे कर रहा है? शुड ही हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम? सो इफ आई ड्रॉ अ कंक्लूजन ओवर हियर, तो कंक्लूजन में ये निकालती हूं दैट कंसिडरेशन कैन फ्लो फ्रॉम ए स्ट्रेंजर एज वेल. कैन आई से दिस? क्या ये पॉइंट प्रूव हो रहा है मेरा एग्जाम्पल से? कैन आई से दिस कि कंसिडरेशन, अब यहाँ पर कजिन कौन हो जाता है?
इज कजिन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट? यस और नो? तो कजिन कौन हो जाता है यहाँ पर? ही इज अ स्ट्रेंजर. जो इंसान पार्टी नहीं है वो कौन बन जाएगा? ही विल बिकम अ स्ट्रेंजर. सो यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर कंक्लूजन डिराइव किया है कि कंसिडरेशन कैन फ्लो फ्रॉम अ स्ट्रेंजर एज वेल. इज दिस ट्रू और नॉट? यस, क्योंकि मैं हमने एग्जाम्पल में प्रूव किया. नाउ ये लिख लो नोटबुक में. राइट डाउन दिस इन योर नोटबुक. गिव द हेडिंग कंसिडरेशन में प्रोसीड फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन. गिव दिस हेडिंग इन योर नोटबुक और पेज नंबर लिख लो. इसमें एक केस लॉ है चिन्नैया वर्सेस रमैया. ये हमको केस लॉ समझना है, उसके वजह से मैंने आपको पहले ये एग्जाम्पल बताया है. सो ड्रॉ दिस एग्जाम्पल. एक सेलर है, एक बायर है. सेलर इज पार्टी 1, बायर इज पार्टी 2. सेलर ने इसको गुड्स सेल किए, पर सेलर को पेमेंट कौन दे रहा है? बायर का कोई कजिन दे रहा है. तो बायर का कजिन इस केस में कौन बन जाएगा? ही विल बिकम अ स्ट्रेंजर. सो ये पूरा लिखने के बाद राइट डाउन दिस एग्जाम्पल, सॉरी दिस लाइन जो मैंने यहाँ पर कंक्लूजन ड्रॉ किया है, दैट कंसिडरेशन कैन फ्लो फ्रॉम अ स्ट्रेंजर एज वेल. Consideration can flow from, हाँ यहाँ पर तो लिख रहा है, यहाँ पर मतलब आई एम तो राइटिंग ओवर हियर. यहाँ पर भी नहीं आ रहा. अच्छा यहाँ पर भी नहीं. हाँ क्या करूँ? हाँ इरेज ही कर रही हूँ. यहाँ तो हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है. यहाँ तो पेज भी मूव. Write down consideration can flow from a stranger as well. Now, if you understand this particular example, so you will understand the conclusion which we have come to. Make sure कि आपने जो notebook में लिखा है, you have actually written party 1, party 2 and stranger. And who are the parties to the contract? Seller and buyer. और यहाँ पर payment किसने किया है? बायर के कजिन ने पेमेंट किया है. तो यहाँ पर बायर का कजिन कौन बन जाएगा? ही विल बिकम द स्ट्रेंजर. एंड दैट इज द रीजन वी हैव कम अप विद दिस कंक्लूजन दैट कंसिडरेशन कैन फ्लो फ्रॉम अ स्ट्रेंजर एज वेल. ठीक है, लिखा है सबने? आर यू डन राइटिंग दिस मच? नाउ वी विल स्टार्ट विद द केस. ठीक है, ये अगर आपको समझा है, दिस इज द बेस ऑफ द केस विच वी आर गोइंग टू स्टडी राइट नाउ. गिव द हेडिंग. ये हेडिंग दे दो नोटबुक में. चिन्नैया वर्सेस रमैया लिखा है यहाँ पर. चिन्नैया वर्सेस रमैया. इसके ऊपर, ये सिर्फ केस के ऊपर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. सो मेक श्योर यू एक्चुअली अंडरस्टैंड दिस केस. अब देखो ये केस में भी 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं. एक फैक्ट्स ऑफ द केस है, एक इशू है और एक डिसीजन है. ठीक है, जस्ट कॉपी डाउन द हेडिंग चिन्नैया वर्सेस रमैया एंड देन लुक एट द स्क्रीन. ठीक है, फॉर नाउ हमको अभी कुछ पढ़ना नहीं है. वी आर जस्ट हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द केस. डन? लिखा सबने? हेडिंग दी नोटबुक में? ओके. अब एकदम ध्यान से ये केस सुनना. Okay, so I will write down over here. There is one mother.
एंड उसकी है एक बेटी, ठीक है, देयर इज दिस वन मदर एंड उसकी एक है बेटी। सिर्फ स्क्रीन पे ध्यान देना और कुछ भी मत करना। अब हुआ क्या, मैं सिर्फ केस का फर्स्ट लाइन पढ़ रही हूं, ठीक है। देखो, एन ओल्ड लेडी मिसेस ए, तो यहां पर मैं मदर के नीचे लिख लेती हूँ मिसेस ए, फॉर नाउ आपको कुछ भी नहीं लिखना है। मिसेस ए इज एन ओल्ड लेडी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ओल्ड लेडी ने, एन ओल्ड लेडी बाय अ गिफ्ट डीड ट्रांसफर्ड सर्टेन प्रॉपर्टी टू हर डॉटर मिसेस बी। तो डॉटर का नाम क्या है, मिसेस बी, ठीक है। अब ये मदर ने क्या किया, ये मदर ने इसको कुछ प्रॉपर्टी दी है। प्रॉपर्टी ऐसे उठा के दे दोगे क्या, नहीं, एक प्रॉपर गिफ्ट डीड बनता है, ठीक है। जैसे सेल डीड होता है, लीज डीड होता है, वैसे गिफ्ट डीड भी होता है, ठीक है। तो क्या ट्रांसफर किया है मदर ने अपनी डॉटर को, शी हैज ट्रांसफर्ड सर्टेन प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, शी हैज ट्रांसफर्ड सर्टेन प्रॉपर्टी। और वो प्रॉपर्टी कैसे दी है, एक गिफ्ट डीड बनाया है इन लोगों ने। जैसे सेल डीड होता है, ओके, सेलर और सेलर ने अपना घर बेचा बायर को, तो ये लोग क्या बनाएंगे, सेल डीड बनाएंगे। अच्छा, हर अग्रीमेंट के अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, करेक्ट। तो यहाँ पर मैं गिफ्ट डीड बना रही हूँ साइड में, तो ये मैंने गिफ्ट डीड बना लिया, ठीक है। अब गिफ्ट डीड के अंदर भी हो सकते हैं कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हो, सो आई विल राइट हियर टर्म्स एंड कंडीशंस। ओके, आगे पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। नाउ द टर्म्स, देखो यहाँ पर लिखा है, द टर्म्स of the gift deed required the daughter to pay certain sum of money as annuity to A's old sister। सुन लो, अब मैंने आपको क्या कहा कि ये जो गिफ्ट डीड है इसके अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे। एक कंडीशन क्या है कि ये जो मदर है ना, ये मदर ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगी अपनी बेटी को, प्रोवाइडेड इसकी जो बेटी है वो एनुअली इसकी बहन, मदर की बहन डॉटर की कौन होती है, मासी होगी, राइट। मदर की बहन मतलब बेटी की कौन होगी, आपकी मम्मी की जो बहन है वो आपकी कौन है, मासी है। तो यहाँ पर मैं थर्ड पार्टी लिख देती हूँ मासी, ठीक है। ये हमको लिटरल इंटरप्रिटेशन में समझना है। तो ये एक टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि ये माँ अपनी बेटी को प्रॉपर्टी देगी, प्रोवाइडेड ये बेटी हर साल अपनी मासी को कुछ एनुअल अमाउंट देगी। अब वो एनुअल अमाउंट कितना देगी वो उन्होंने मेंशन नहीं किया, 10,000, 20,000, 1 लाख, कुछ भी, ठीक है। फॉर नाउ ये मत पढ़ो, जो मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ वो पढ़ो। मैं आई रिपीट इट अगेन, ये माँ अपनी बेटी को प्रॉपर्टी देगी, ओके, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगी, प्रोवाइडेड एक कंडीशन रखा है ये इसकी माँ ने, क्या कंडीशन रखा है कि ये जो मेरी बेटी है ये हर साल अपनी मासी को कुछ 10,000 या 20,000 एन्युअली, एन्युटी का मतलब क्या होता है, पेमेंट ऑफ सर्टेन सम ऑफ मनी, हर साल उसको कुछ देगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फॉर एग्जाम्पल पकड़ रही हूं, ये बेटी अपनी मासी को हर साल कुछ 10,000 रुपीज देने वाली है। ये कंडीशन रखा है उसकी माँ ने, किसके ऊपर कंडीशन रखा है, अपनी बेटी पर। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, इसकी माँ अपनी बेटी को क्या बोलती है कि मैं तुम्हें प्रॉपर्टी ट्रांसफर तब भी करूंगी जब तुम ये कंसेंट दोगी मुझे कि तुम हर साल अपनी मासी को 10,000 दोगी। तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कब होगी, व्हेन द डॉटर गिव्स द कंसेंट कि मैं हाँ मासी को दे दूंगी 10,000। अच्छा, सपोज डॉटर मना कर देती है तो क्या ये गिफ्ट डीड बनेगा, what are conditions, conditions are something which you have to fulfill before, right। अगर मैं आपको कहती हूँ मैं अपनी कार तुमको बेचूंगी, प्रोवाइडेड यू गिव मी 5,000 इन एडवांस, तो जब तक तुम मुझे एडवांस नहीं देती हो तब तक मैं तुम्हें कार बेचूंगी क्या, नहीं, ऑब्वियस सी बात है, राइट। तो यहाँ पर ये जो माँ है ना, ये दिस मदर हैज केप्ट अ कंडीशन ऑन हर डॉटर कि तू क्या हर साल अपनी मासी को 10,000 देगी। अगर वो हाँ कहती है तो दिस मदर विल ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ अ डॉटर। इफ शी डज नॉट से कि वो कहती है कि नहीं मैं मासी को 10,000 नहीं दूंगी, तो विल दिस मदर गिव द प्रॉपर्टी टू द डॉटर, द आंसर इज नो। तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कब होगी डॉटर को, जब डॉटर विल से यस कि मैं अपनी मासी को 10,000 दूंगी हर साल। अगर ये डॉटर ने मना कर दिया
कि मैं 10,000 अपनी मासी को नहीं दूंगी, तो क्या प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी? नहीं ना। ओके, इतना समझा है, इतना पार्ट ऑफ द केस। इज दिस अंडरस्टूड? 3 पार्टीज, मदर, डॉटर एंड मासी। इसकी बहन डॉटर की कौन होती है? मासी होती है। ठीक है, अगर आप अपने उसमें भी सोचते हो तो यही आंसर आएगा। यहां तक समझा है सबको? या मैं वापस रिपीट करूं? शॉर्ट में वापस रिपीट करूं? ओके, सुन लो, मैं वापस से ड्रॉ करती हूँ थोड़ा नीटली, लाइक आई ट्राई टू बी नीट। ठीक है, सो देर इज दिस वन पार्टी मदर, ठीक है, जिसका नाम है मिसेस ए, एंड देर इज दिस सेकेंड पार्टी डॉटर, ये इसकी बेटी है जिसका नाम है मिसेस बी। अब मदर अपनी बेटी को कुछ प्रॉपर्टी देना चाहती है, कुछ प्रॉपर्टी उसके नाम पर करना चाहती है, पर मदर ने भी एक कंडीशन रखा है। मदर हैज ऑल्सो केप्ट वन कंडीशन। कंडीशन क्या है? कि बेटी सुन, मैं तुझे प्रॉपर्टी तब ट्रांसफर करूंगी जब तू मुझे कंसेंट देगी कि तू हर साल अपनी मासी को 10,000 देगी। मतलब यहां से लेके यहां तक प्रॉपर्टी कब आएगी? जब डॉटर हाँ बोलेगी, हाँ मैं अपनी मासी को 10,000 एनुअली पे करूंगी। बस इतना ही है। तो when will the property be transferred from the mother to the daughter? When the daughter will give consent that yes, every year I will transfer 10,000 in my masi's account. सिंपल ट्रांजैक्शन है। अब समझा है? ठीक है, ओके। अब इतना समझने के बाद थोड़ा सा कंसिडरेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। मतलब we'll just draw over here. What is consideration? I will write over here. 10 बार मैं लिख रही हूं, something in return। ठीक है, समथिंग इन रिटर्न मतलब क्या? आज अगर मैं तुमको कुछ बेच रही हूं, मतलब तुम्हारी तरफ से मुझे क्या आएगा? पैसे आएंगे। सिंपल सी बात है। इफ आई ट्रांसफर गुड्स टू यू, यू विल गिव मी मनी। ठीक है, सो सेलर बायर, सेलर क्या देगा? इसको गुड्स देगा, बायर इसको क्या देगा? पेमेंट देगा। सिंपल ट्रांजैक्शन। ओके, अब अगर आपको इतना समझा है ये मदर, डॉटर और मासी का, अब हुआ क्या? डॉटर ने कंसेंट दे दिया कि मैं हर साल 10,000 अपनी मासी को ट्रांसफर करूंगी, मतलब प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर होगी डॉटर को, राइट? बिकॉज शी इज रेडी टू फुलफिल द कंडीशन। अब आगे पढ़ो क्या लिखा है। ओके, मिसेस बी एग्जीक्यूटेड अ कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिसिंग टू पे मासी एन्युटी। ठीक है, मिसेस सी के ऊपर लिखो मासी। हम मिसेस बी, ए ये सब नहीं बोलेंगे, हम मदर, डॉटर, मासी बोलेंगे। जब तक हमको ये केस अच्छी तरह से समझ नहीं जाता है तब तक we will use these words, mother, daughter and मासी। तो A के ऊपर चाहे तो लिख लो मदर, B के ऊपर लिखो डॉटर एंड C के ऊपर लिखो मासी। डॉटर्स, मदर, सिस्टर। गाली नहीं दे रही हूं मैं। मासी को कौन क्या बोलोगे इंग्लिश में? हाँ, अरे रिलेशन, वो कंडीशन रखा है ना उसने, मदर ने। तुम्हारी माँ तुमको तब कुछ देगी व्हेन यू प्रॉमिस हर दैट आई विल गिव 10,000 एनुअली टू द मासी। ये कंडीशन रखा है उसकी माँ ने। किस पर कंडीशन रखा है? डॉटर पर, बहन। हाँ, ये तुम्हारी मम्मी ने कंडीशन रखा है तुम पर। मासी को हम क्या बोलते हैं? मदर, सिस्टर, राइट? हाँ, तो वही तो लिखा है यहाँ पर। बट फॉर नाउ जस्ट सी के ऊपर मासी लिखो तो वो बेटर समझेगा। ठीक है, यहां तक समझा है? ओके, मतलब कैन आई से आज डॉटर ने हाँ कहा है, हाँ मैं हर साल 10,000 अपनी मासी को देने के लिए रेडी हूं। बेटी ने हाँ कह दिया तो मतलब माँ ट्रांसफर करेगी प्रॉपर्टी, राइट? ओके, अब यहाँ पर जो आगे लिखा है यहां से स्टार्ट होते हैं इश्यूज। अब इश्यूज सुनो, हाउएवर से लेके, हाउएवर से इंपॉर्टेंट है। हाउएवर लेटर शी रिफ्यूज्ड, हाउएवर लेटर शी रिफ्यूज्ड। हु रिफ्यूज्ड? बेटी। बेटी ने मना कर दिया कि मैं 10,000 ट्रांसफर नहीं करूंगी मासी को। ओके, मतलब कैन आई से यहां तक
यहां तक प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी है बेटी को, पर अब बेटी मना कर रही है कि मैं 10,000 पे नहीं करूंगी। ठीक है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू द डॉटर, और अब डॉटर मना कर रही है कि नहीं नहीं मैं 10,000 पे नहीं करूंगी हर साल। ठीक है, यहां तक समझे? हैव यू अंडरस्टूड द इशू? ओके, अब क्वेश्चन ये आता है कि बेटी मना क्यों कर रही है। क्वेश्चन ये आया, पहले तो उसने हाँ कहा था, अब वो मना क्यों कर रही है। ओके, अब सुनो मना क्यों कर रही है। यहाँ पर डोंट रीड एनीथिंग, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करो। यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, व्हाट इज कंसिडरेशन, समथिंग इन रिटर्न। ठीक है, अब सुनो बेटी मना क्यों कर रही है, नाटक क्यों कर रही है, सुन लो यहाँ पर। अब बेटी क्या कह रही है, बेटी ये कह रही है कि भाई, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ डॉटर, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ मासी। ओके, डॉटर को हर साल कितना ट्रांसफर करना है मासी को, 10,000, मतलब इसको 10,000 देने हैं मासी को। मैंने एरो करेक्टली बनाया है। अब ना ये बेटी क्या बोल रही है कि मैं जब सीए फाउंडेशन पढ़ रही थी ना, तब मैंने उसमें यूनिट 2 में ये पढ़ा था दैट कंसिडरेशन इज समथिंग इन रिटर्न, राइट। तो मैं तो अपनी मासी को 10,000 दे रही हूं, पर मेरी मासी मुझे कुछ नहीं दे रही है, तो मैं अपनी मासी को 10,000 क्यों दूं। मैंने सीए फाउंडेशन में क्या पढ़ा है, कंसिडरेशन इज व्हाट, क्विड प्रो क्यो, एंड उसका मतलब क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न। तो अब डॉटर नाटक क्यों कर रही है, रीजन ये है। रीजन क्या है, डॉटर कहती है कि यार मैं अपनी मासी को 10,000 दूं, पर मेरी मासी तो मुझे कुछ भी नहीं दे रही है, शी इज नॉट गिविंग मी एनीथिंग, सो व्हाई शुड आई गिव हर 10,000। डोंट यू थिंक कि डॉटर का पॉइंट वैलिड है, डोंट यू थिंक डॉटर का पॉइंट वैलिड है। हाँ, क्यों, exactly, correct. So you mean to say कि जो डॉटर मना कर रही है, क्या उसे मना करना चाहिए? अच्छा, नहीं मना करना चाहिए। तो हमने जो फर्स्ट पेज पर पढ़ा है समथिंग इन रिटर्न, वो गलत लिखा है क्या उधर? तो आप दोनों चीजों को सही बोल रहे हो, तो सही एक्चुअली है क्या? करेक्ट। सुनो, अब ये जो बेटी है ना, ये क्या मना कर सकती है? द आंसर इज नो। बेटी, द डॉटर कैन नॉट रिफ्यूज टू गिव 10,000 टू अ मासी। बेटी नाटक क्यों कर रही है, बेटी क्या बोल रही है कि भाई मैंने पढ़ा क्या है, कंसिडरेशन इज व्हाट, समथिंग इन रिटर्न। तो अगर 10,000 मैं अपनी मासी को दे देती हूँ, क्या मेरी मासी मुझे कुछ दे रही है? तो आंसर तो नो है, मासी तो कुछ भी नहीं दे रही है, राइट। तो अब इश्यू क्या आता है, कैन द डॉटर से अ नो? द आंसर इज कि वो मना नहीं कर सकती, उसको 10,000 एनुअली देने ही पड़ेंगे अपनी मासी को। अब इसके पीछे रीजन समझो। नाउ लुक एट द इशू। यहाँ पर अब मैंने इशू तो बता दिया है, डिसीजन हम बाद में देखेंगे कि भाई बाद में पता चलेगा कि कौन सही है कौन नहीं। लेट अस रीड द इशू। द डॉटर कंटेंटेड दैट देयर वाज नो नीड फॉर हर टू पे एन्युटी टू द मासी as there was no consideration moving from मासी to बेटी। ठीक है, सो डॉटर क्या कहती है कि यार हर साल मैं ही अपनी मासी को 10,000 दूं, मेरी मासी तो मुझे कुछ भी नहीं दे रही है, राइट। ये इशू लिखा है, बस इशू, अगर आप इशू में सिर्फ इतना भी लिखोगे तो भी चलेगा, मिसेस बी द डॉटर से लेके यहाँ तक, दैट इज ऑल्सो ओके। सिर्फ अगर आप एक लाइन लिखते हो इशू में तो भी चलेगा। क्या लिखा है एक लाइन में, डॉटर क्या बोलती है दैट मेरी जो मैं उसको पे कर रही हूँ ना एन्युटी, वो करने की देयर इज नो नीड फॉर मी टू पे एन्युटी टू माय मासी एज देयर वाज नो कंसिडरेशन मूविंग फ्रॉम हर। ये बेटी कह रही है कि मैं अपनी मासी को 10,000 क्यों दूं, वो मुझे कुछ दे रही है क्या? नहीं ना, मैंने पढ़ा क्या है, कंसिडरेशन इज समथिंग इन रिटर्न, सो आई शुड नॉट गिव एनीथिंग टू माय मासी एंड देयर इज नो नीड। नो नीड को अंडरलाइन करो, देयर वाज नो नीड फॉर हर टू पे। हर मतलब कौन, डॉटर। तो बेटी ऐसा कहती है कि मैं जो उसको 10,000 दे रही हूँ उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि वहां से मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा है। देयर वाज नो कंसिडरेशन मूविंग फ्रॉम मासी टू बेटी, ये इशू है। ठीक है, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि फाइनली डिसीजन क्या निकला। अब देखो क्या निकला है, द कोर्ट हेल्ड दैट सी इज इंटाइटल्ड टू रिकवर। सी कौन है, हु इज मिसेस सी, मासी।
मासी is entitled to recover the amount of annuity from Mrs. B as consideration for annuity was already, इसको अंडरलाइन करो, was already provided by the mother, was already provided by the mother in the gift deed. मतलब क्या क्या निकलता है इसका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? अगर मैं सिर्फ एक सेंटेंस में इतना पढ़ती हूँ तो मुझे क्या समझता है कि ये जो डॉटर कहती है ना कि भाई मैं ही अपनी मासी को 10,000 दूं, मेरी मासी तो मुझे कुछ भी नहीं दे रही है, तो इसका डिसीजन क्या निकला? ये डॉटर को कंसिडरेशन उसकी माँ से ऑलरेडी मिल चुका है, ठीक है? सो द डॉटर हैज ऑलरेडी रिसीव्ड द कंसिडरेशन फ्रॉम द मदर, सो शी कैन नॉट से कि यार मैं ही 10,000 दे रही हूँ, मेरी मासी तो मुझे कुछ भी नहीं दे रही है. शी कैन नॉट से दिस. व्हाई? बिकॉज शी हैज ऑलरेडी रिसीव्ड द प्रॉपर्टी फ्रॉम द मदर. ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है. सो द मासी, so the Masi need not pay any consideration. This proves that consideration can either flow from the promisee or third party. तो यहाँ पर थर्ड पार्टी कौन है? मदर इज द थर्ड पार्टी. ठीक है, अगर आप इन दोनों की बात देखते हो तो मदर थर्ड पार्टी बन जाती है. ठीक है, तो अगेन मैं अगर वापस से लिख लेती हूँ, यहाँ पर उसकी माँ ने उसको कुछ प्रॉपर्टी दी थी, किसको? डॉटर को. एंड डॉटर इज सपोज टू पे 10,000 टू whom? टू मासी. तो ये डॉटर मना नहीं कर सकती है कि यार मैं 10,000 नहीं दूंगी, इसलिए नहीं दूंगी क्योंकि मेरी मासी ने तो मुझे कुछ पे ही नहीं किया. नहीं, ये नहीं कह सकती है. क्यों? क्योंकि डॉटर को कंसिडरेशन ऑलरेडी अपनी माँ से मिल चुका है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी. दिस इज द कंक्लूजन. तो कंक्लूजन क्या डिराइव होता है कि डॉटर को हर साल 10,000 अपनी मासी को देने ही पड़ेंगे. शी कैन नॉट से यार कि मैं क्यों दूं, मेरी मासी मुझे कुछ दे रही है क्या? शी कैन नॉट से दिस. व्हाई शी कैन नॉट से दिस? बिकॉज उसको कंसिडरेशन अपनी माँ से ऑलरेडी मिल चुका है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी थ्रू गिफ्ट डीड. ठीक है, समझा ये केस? तो कंक्लूजन क्या डिराइव होता है? दैट कंसिडरेशन कैन फ्लो फ्रॉम द प्रोमिसी और स्ट्रेंजर, या थर्ड पार्टी भी लिख, थर्ड पार्टी के ऑब्लिक में लिखो स्ट्रेंजर. जो मैंने आपको ये जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था. कौन सा एग्जांपल था वो जो अभी आपने लिखा? सेलर, बायर और बायर का कजिन. लिखा है आपने नोटबुक में अभी? तो बायर ने इससे, सेलर ने इसको गुड्स सेल किए, इसको पे किसने किया? बायर ने पे किया था क्या? कजिन ने पे किया था. तो यहाँ पर कजिन कौन बन जाता है? स्ट्रेंजर. और बी और सेलर और बायर कौन है? सेलर इज पार्टी 1, बायर इज पार्टी 2. सो यहाँ पर कजिन कौन बन जाएगा? ही विल बिकम द स्ट्रेंजर. सो कैन ही पे दिस पेमेंट? कैन ही पे? द आंसर इज यस. पे तो कोई भी कर सकता है. सेलर को किससे लेना देना है? सेलर को सिर्फ पैसे से लेना देना है. फिर उसको पैसा बायर दे, या बायर का कोई कजिन दे, या बायर का कोई फ्रेंड दे, या बायर का फादर दे, मदर दे, सिस्टर दे, मदर दे, जो भी, कोई भी चलेगा. इसको लेना देना किससे है? द सेलर ओनली नीड्स मनी. क्लियर है? तो दिस एग्जाम्पल एंड दिस केस इज रिलेटेबल बिकॉज यहाँ पर पेमेंट कौन कर रहा है? पेमेंट इज बीइंग डन बाय द स्ट्रेंजर. ठीक है, रीड द एंटायर केस अगेन. फैक्ट्स, इशू और डिसीजन वापस से पढ़ लो एंड सी वेदर यू एबल टू अंडरस्टैंड. मदर, डॉटर और मासी ऐसे करके पढ़ना है आपको. सी यहाँ पर जो मेन केस के पार्टीज है ना वो चिन्नैया एंड रमैया हैं, बट फैक्ट्स, इशू और डिसीजन में इन्होंने ए, बी और सी लिखा है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. नहीं, ए बी सी यही ऐसे ही लिखना है. सिर्फ साइटेशन, इसको साइटेशन बोलते हैं. वन पार्टी वर्सेस पार्टी 2, ये जैसे लिखा होता है, जैसे हमने बहुत सारे पहले भी केसेस पढ़े, लालवंत शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, है ना, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, दोज आर कॉल्ड एज साइटेशंस. तो चिन्नैया वर्सेस रमैया इज अ साइटेशन. ठीक है, और इसको आपको ए बी सी करके ही लिखना है. दे विल आस्क यू कि क्वेश्चन ये देंगे, कंसिडरेशन कैन प्रोसीड फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, कमेंट. तो आपको ये लिखना है एंड यू हैव टू राइट डाउन द एंटायर केस. ये सब हेडिंग आपको लर्न करना है.
सी यहाँ पर एक्चुअली अगर आप देखोगे तो दो है, एक एक कॉन्ट्रैक्ट होगा मदर और डॉटर के बीच में, तो इस केस में स्ट्रेंजर कौन बन जाएगा, मासी। अगर डॉटर और मासी की बात करोगे तो स्ट्रेंजर कौन बन जाएगा, मदर। करेक्ट। तो यहाँ पर एज सच कॉन्ट्रैक्ट्स की बात नहीं की गई है, तो यू कैन कंसिडर इट इन एनी वे। तो यहाँ पर देखो 10,000 मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पर उन्होंने कोई फिगर नहीं बताया है, दे हैव सिंपली सेड द वर्ड एन्यूटी। तो आप अपने केस में 10,000 मत लिखना। देखो यहाँ पर सिर्फ वर्ड एन्यूटी लिखा है, वो मैंने 10,000 सिर्फ आपको समझाने के लिए बोला है, ठीक है। सो डू नॉट राइट दिस वर्ड 10,000। एन्यूटी इज एनी अमाउंट लिखा है यहाँ पर, ईयरली पेमेंट, बस इतना भी लिखोगे तो भी चलेगा, ईयरली पेमेंट ब्रैकेट में लिखा है एन्यूटी के। यहाँ पर मदर ने अपनी डॉटर पर क्या कंडीशन रखा था, दैट आई विल ट्रांसफर यू द प्रॉपर्टी प्रोवाइडेड यू पे सर्टेन एन्यूटी टू योर मासी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो गिफ्ट डीड बनाया है इसके अंदर एक टर्म एंड कंडीशन है। सो व्हाट इज वन कंडीशन, दैट डॉटर हैज टू एनुअली पे समथिंग टू हर मासी, तभी जाके ये माँ अपनी बेटी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगी। ठीक है, दिस इज द कंडीशन। डन, समझा ये पूरा केस। ओके, अब ये केस से सिमिलरली एक क्वेश्चन दिया है आपको। कम टू क्वेश्चन नंबर 8, रीड द एंटायर क्वेश्चन। अपने बुक में ही थोड़ा रफ वर्क करो, जो यहाँ पर मैं ऐसे ड्राइंग बनाती हूँ मासी डॉटर, तो वहां पर देखो कौन से पार्टीज हैं। रीड क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर मिस्टर बी कौन है, हु इज मिस्टर बी, ब्रदर ऑफ मिस्टर सिंह, तो मतलब कौन होता है रिलेशन में, चाचा होगा। ठीक है, और यहाँ पर एन्युटी का ये लिखा है क्या वैल्यू, किसको पे करना है 1,000 रुपीज, किसको पे करना है, किस मतलब हु हैज टू पे टू हुम, लास्ट लाइन क्या लिखा है, एग्जामिन वेदर कंटेंशन ऑफ ए इज वैलिड, हु इज ए,
समझा है? ये डायग्राम वहां पर बना लो अपने बुक में जहां पर ये क्वेश्चन है। शो मी हाउ मच स्पेस इज लेफ्ट, आई मीन कितना लिखा हुआ है वहां पर। हाँ, थोड़ा सा जितना आपने बनाया ना उतना ही बना लो एंड फिट आ जाएगा आंसर ये। मेक श्योर यू हैव रिटन ऑल दीज वर्ड्स व्हिच आई हैव रिटन ओवर हियर। मिस्टर सिंह इज द फादर, वो अपनी बेटी को कुछ प्रॉपर्टी देना चाहता है इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट डीड, और वो प्रॉपर्टी उसको तब ट्रांसफर करेगा जब ये डॉटर एक कंडीशन मानेगी, और वो कंडीशन क्या है? दैट डॉटर हैज टू पे 1000 एनुअली टू हर चाचा। ठीक है, सो फर्स्ट शी अग्रीड टू पे 1000 टू अ चाचा। आगे देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, लेटर ए फेल्ड टू पे, मतलब फिर उसने रिफ्यूज कर दिया, करेक्ट। She contended that since Mr. B had not furnished any consideration, he has no right of action. Examine whether contention of A is valid. तो क्या आएगा आंसर कि A जो बोल रही है वो गलत बोल रही है, उसको 1000 एनुअली अपने चाचा को ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। शी कैन नॉट से कि यार मैं ही क्यों ट्रांसफर करूं चाचा को, मेरे चाचा तो मुझे कुछ भी नहीं दे रहे हैं। शी कैन नॉट से दिस, क्यों? बिकॉज शी हैज ऑलरेडी रिसीव्ड कंसिडरेशन फ्रॉम हूम, फ्रॉम हर फादर। ठीक है, लिखो आंसर। Write down point number 1. According to section 2 subsection D, this is answer number 8. According to section 2 subsection D of the Indian Contract Act 1872, comma, as क्या, according to section 2 subsection D of the Indian Contract Act 1872, consideration may move from promisee, consideration may move from promisee, consideration may move from promisee or any other person, consideration may move from promisee or any other person, full stop। पॉइंट नंबर 2 लिखो, it means that there must be consideration, it means that there must be consideration and it is immaterial as to who furnishes it, and it is immaterial as to who furnishes it, and it is immaterial as to who furnishes it, full stop। next line पर लिखो, next line, in a leading case of Chinnaiya versus Ramaiya, in a leading case of Chinnaiya versus Ramaiya, make sure spelling right है, in a leading case of Chinnaiya versus Ramaiya, it was held that consideration can move from a third party as well, consideration can move from a third party as well, who may be even a stranger, who may be even a stranger।
सो क्या लिखा है आपने? इन अ लीडिंग केस ऑफ चेन्नैया वर्सेस रमैया इट वाज हेल्ड दैट कंसिडरेशन कैन मूव फ्रॉम अ थर्ड पार्टी एज वेल और इवन ए स्ट्रेंजर। आगे क्या लिखा है? और इवन ए स्ट्रेंजर। ठीक है, थर्ड पॉइंट, इन द अबव गिवन इंस्टेंस कॉमा, in the above given instance comma, in the above given instance comma, Mr. B did not pay, Mr. B did not pay, Mr. B did not pay any consideration to Miss A. In the above given instance, Mr. B did not pay any consideration to Miss A, did not pay any consideration to Miss A, yet Miss A, yet Miss A tarnishes नहीं, furnishes है। वर्ड फर्निश कहाँ लिखा है? अच्छा, यहाँ पर। एंड इट इज इमटेरियल एज टू हु फर्निशेज इट। राइट है ना स्पेलिंग? ठीक है। हाँ, पॉइंट 3 में क्या लिखा है अभी आपने? इन द अबव गिवन इंस्टेंस कॉमा, मिस्टर बी, सॉरी, हाँ, मिस्टर बी डिड नॉट पे एनी कंसिडरेशन टू मिस ए, येट मिस ए इज बाउंड टू पे, येट मिस ए इज बाउंड टू पे, yet Miss A is bound to pay the stipulated amount, yet Miss A is bound to pay the stipulated amount, full stop, sorry नहीं, full stop नहीं है, yet Miss A is bound to pay the stipulated amount to Mr. B, to Mr. B, to Mr. B as consideration is already being, to Mr. B as consideration is already being passed to Miss A, as consideration is already being passed to Miss A from Mr. Singh, as consideration is already being passed to Miss A from Mr. Singh. Done? Should I repeat the answer? According to section 2 subsection D of the Indian Contract Act 1872, consideration may move from promisee or any other person or even a stranger. Point 2, it means that there must be consideration and it is immaterial as to who furnishes it. In the leading case of Chinnaya versus Ramaiya, it was held that consideration can move from a third party. Then point 3, in the above given instance, Mr. B did not pay any consideration to Miss A, yet Miss A is bound to pay the stipulated amount to Mr. B, as consideration is already being passed to Miss A from Mr. Singh. Clear है? समझा है सबको? Read point number 1 and see whether you are able to understand. ये पढ़ने के बाद ये केस मत पढ़ना, डायरेक्टली रीड दिस एग्जाम्पल। ये हमारा ऑलरेडी हो चुका है, सिर्फ ये फर्स्ट पॉइंट ही बचा है।
एग्जाम्पल समझाए। आर सेव्स एसएस गुड्स फ्रॉम फायर। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? विदाउट बीइंग आस्क्ड टू डू सो, मतलब उसने वॉलंटरी किया। लिखो वहां पर विदाउट बीइंग आस्क्ड टू डू सो के ऊपर लिखो एक्ट इज डन वॉलंटरली। तो अब वो फोर्स कर सकता है क्या कि मुझे पैसे दो? तो इसलिए आगे क्या लिखा है? आर कैन नॉट डिमांड एनी रिवॉर्ड फॉर हिज सर्विसेज एज द एक्ट इज डन वॉलंटरली। मतलब क्या? अब सब हेडिंग पढ़ो। इट का मतलब क्या है यहाँ पर? व्हाट डज द वर्ड इट मीन? कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। मतलब अगर आपने जाके किसी की जान बचाते हो, है ना, तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते हो कि मुझे पैसे दो। हाँ, अगर वो देता है तो वो अलग बात है। इसलिए क्या लिखा है? इट मस्ट मूव ओनली एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। अगर वो देना चाहता है तो वो दे सकता है, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पर एक केस है दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। इसके ऊपर लिखो होमवर्क। ये आपको समझ के मुझे कल बताना है व्हाट डज दिस मीन। ठीक है। अब गो थ्रू द एंटायर यूनिट 2 एंड टेल मी इफ एनीथिंग इज रिमेनिंग। See, have we covered all the topics? Yes. Come to question number 23 and read the first sub question. Ayan agrees with Matthew. इसका आंसर यूनिट 1 में है। मुझे सिर्फ पेज नंबर बता दो व्हेन यू आर एबल टू फाइंड द आंसर। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी। I'll read the question. Ayan agrees with Matthew to sell his black horse. Unknown to both the parties, the horse was dead at the time of agreement. तो अब मुझे बताओ ये कौन से टाइप का है? What is the type of agreement? कौन से टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है ये? Correct. It is void because the subject matter is being destroyed. अगर आप देखो void कॉन्ट्रैक्ट के एग्जाम्पल में आओ, void कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है? हाउस जल गया। मतलब कभी ना कभी वो वैलिड था, पर जब एग्जीक्यूशन के डेट पर आए तो घर ही जल गया, मतलब सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया, तो वो क्या बन जाता है? void. मतलब एट सर्टेन पॉइंट इट वाज वैलिड एंड लेटर इट टर्न टू बी void. सिमिलरली यहाँ पर भी है, वो जब उनके बीच में अग्रीमेंट हुआ था ब्लैक हॉर्स सेल करने का, तब तो हॉर्स जिंदा था, मतलब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था। फिर एग्जीक्यूशन के डेट पर आके हॉर्स मर गया, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा? void बन जाएगा। क्यों? बिकॉज सब्जेक्ट मैटर इज नो लॉन्गर इनटू एग्जिस्टेंस। राइट। लिखो आंसर। सिर्फ फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट क्वेश्चन का ही लिखना है। लिखो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन J, according to section 2 subsection J, the contracts when originally entered into the contracts when originally entered into the contracts when originally entered into subsequently
cease to be enforceable, subsequently cease to be enforceable due to some impossibility of performance, due to some impossibility of performance or destruction of subject matter, or destruction of subject matter becomes a void contract, becomes a void contract. Leave a line and write down, last line लिखो बस. These come for 1 marks, हाँ, तो भी इतना लिखना पड़ेगा. एक line, leave one line and write down. In the above case, the horse was found to be dead. The horse was found to be dead. The horse was found to be dead on the date of execution. On the date of execution, leading the contract to be void, leading the contract to be void, and thus its performance, becomes impossible, and thus its performance becomes impossible. And thus its performance becomes impossible. ठीक है.